हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग इश्यू 11 का रिवीजन करेंगे। ठीक, इस वीडियो में जो भी अभी तक हम लोग ने सीखा है तो बिल्कुल वही चीज रहेगा, बस इसका रिवीजन होगा। तो सबसे पहले आप जो हमारी पहली वीडियो है वो सारी आप देख लीजिए। उसके बाद इसको जब देखिएगा तो आप जब एक बार दोबारा से रिपीट होगा ये सारा चीज, तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हमारी पहली वीडियो है वो सारा प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आप एक एक करके सारी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का रिवीजन स्टार्ट है। ये सब आप पहले देख चुके हैं पहले की वीडियो में। तो चलिए टेक्स्ट देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का, एक होता है डायरेक्ट टेक्स्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टेक्स्ट। डायरेक्ट टेक्स्ट क्या होता है? जो डायरेक्ट गवर्नमेंट हमसे ले लेता है। डायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे इनकम पे टैक्स लगता है और वेल्थ पे आपका टैक्स जो लगता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट नहीं ले पाता है। कैसे? ये गवर्नमेंट हुआ और एक, जैसे हम बुक परचेस करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी शॉप हो गया, स्टोर हो गया, तो हम क्या करते हैं, स्टोर से खरीदते हैं सामान। ठीक है, तो ये पैसा हम स्टोर को देते हैं और स्टोर वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट को देता है। ये टैक्स पे करता है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा इसमें प्रोसेस होता है। तो कंपनी जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है तो मैन्युफैक्चरिंग उस समय भी टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। ये सारा एक सर्कल होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में। लेकिन ये डायरेक्ट हमारा जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट जो अगर जो हमारा जो एग्जेम्पशन लिमिटेड से ज्यादा का इनकम अर्न करते हैं तो उस पर हमको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। चलिए, प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है जिसमें हम लोग अर्न करते हैं इनकम को। ठीक है, जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। ठीक है, और उसके बाद वाले ईयर को, यानी कि जिसमें टैक्स हमको पे करना होता है, वो होता है असेसमेंट ईयर। चलिए इसको जरा सा समझा देते हैं हम आपको। जैसे सपोज कर लीजिए आपका 2021 चल रहा है ना, तो 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक ये हुआ आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, और असेसमेंट ईयर इसके ठीक बाद 31/3 यानी कि मार्च में आपका खत्म हो रहा है, और ठीक इसके एक दिन बाद से अगला जो दिन आएगा 1/4/2021, यहाँ से आपका असेसमेंट ईयर चलेगा 31/3/2022 तक। ठीक है, तो ये हुआ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में क्या होता है? असेसमेंट ईयर में हम लोग को टैक्स पे करना होता है। टैक्स पे करते हैं और जिस साल इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका प्रीवियस ईयर। इनकम अर्न किया जाता है उसको प्रीवियस ईयर, और उसके ठीक बाद वाले साल में हम लोग को टैक्स पे करना होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं, इनकम हम इस साल अर्न करेंगे और टैक्स उसका अगले साल पेमेंट करते हैं। तो ये हुआ आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, ये स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है और एंडिंग 31 मार्च को होता है, नेक्स्ट अगले साल। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर। तो ये रिवीजन है, फटाफट हम लोग बस इसमें देखेंगे क्या होता है। आप पहले से, क्योंकि इसको आप देख चुके हैं। एसएससी क्या होता है? एसएससी का मतलब होता है जो उस टैक्स को पे करता है वो एसएससी होता है। ठीक है, आप ये थ्योरी देख लीजिएगा, ये थ्योरी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए, ये दूसरे दिन का क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है। चलिए, इनकम देखिए कहाँ कहाँ से हमें इनकम होता है। एक तो सैलरी से होता है। ठीक है, अगर जो आप कहीं पे जॉब करें तो आपको सैलरी मिलता है, तो वो आपका हेड्स ऑफ इनकम है। ये सब जो हेड्स ऑफ इनकम है ये 5 है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको इनकम प्राप्त होता है। तो दूसरा है जो इनकम हमें मिलता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर जो किसी का हाउस प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दिया हुआ है तो वहां से भी उसको इनकम हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आप या तो बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई प्रोफेशन है तो वहां से भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है? अगर जो हमारे पास कुछ भी एसेट्स है उसको हम बेच कर जो पैसा अर्न करते हैं वो सारा पैसा हमारा कैपिटल गेन के अंदर में चला जाता है। ठीक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है? यानी कि इन सभी 4 इनकम के अलावा और बाकी जो भी इनकम हमारा होगा जहां से भी, उसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, जैसे हो गया आप कोई भी लॉटरी खेल रहे हैं, ठीक है, हॉर्स रेस, यहाँ से आपका
जो भी इनकम होता है या कोई आपको प्राइज मिला टीवी शो से, तो ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। नेक्स्ट है आपका ये सैलरी का ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को हम लोग इस बार अच्छा से समझेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको देखिए, आप एग्जाम में ये आता है, आपका 14 मार्क्स का होता है, सिर्फ सैलरी का कैलकुलेशन करना आपको आता है। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आप ग्रोस सैलरी बताइए, ठीक है, या तो नेट सैलरी। तो ग्रोस या नेट सैलरी पूछता है तो फॉर्मेट यही है, आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से एक दो बार लिख लीजिएगा तो ये सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सैलरी में। तो सबसे ज्यादा जो आपका डेटा दिया रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में, वो हम सिर्फ बता रहे हैं इसमें, ठीक है। एक तो बेसिक सैलरी दिया रहता है, फीस, कमीशन, बोनस, ठीक है। ये ज्यादातर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। इन सब के बारे में नहीं दिया रहता है, एक बार फिर भी आप देख लीजिएगा। ग्रेजुएटी इनकेसमेंट है, पेंशन है, रिटायरमेंट कंपनसेशन, तो ये सब भी दिया रहता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये सब ज्यादातर आता नहीं है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अलाउंसेस। आपको अलाउंसेस सारा देखना होगा, ये सभी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। डीए क्या होता है? जो महंगाई भत्ता होता है उसको हम लोग डीए या डीएनएस अलाउंसेस कहते हैं। देखिए इसमें एक और पार्ट होता है और रिटायरमेंट बेनिफिट का, ठीक है। आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का एक पार्ट होता है। डीए में दो तरह के, मतलब डीए तो एक सैलरी के समय टोटल लिखेंगे ही, लेकिन एक रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट जो होता है वो कई जगह आता है। जैसे कि जब आप ये निकालिएगा हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। हमको अब नीचे जो भी अलाउंसेस आपको दिख रहा है इनके बारे में अच्छी तरह से हमको सीखना है, आगे वाले वीडियो में आप ये सीखिएगा, ठीक है। डीए में तो बहुत कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो चीज होता है जो बताया अभी। हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, इसको आज ही की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हाउस रेंट अलाउंसेस में आपको कितना का छूट मिलता है, कितना का एग्जेम्पशन मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, ये सब है आपका अलाउंसेस है, ठीक है। अलाउंसेस के बाद परक्विजिट आता है, ठीक। यहाँ पे जगह कम था इसलिए अब इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी के नीचे रहेगा परक्विजिट, ठीक है। परक्विजिट क्या होता है? कोई भी फैसिलिटी मिलता है पैसे के बदले, अगर जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, तो उसको हम लोग कहते हैं परक्विजिट, ठीक है। सिंपल सा एकदम भाषा में आपको समझा रहे हैं। जैसे गैस, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर का कनेक्शन का जो भी पैसा है वो आपका एम्प्लॉयर दे देगा, तो वो सब क्या होता है? परक्विजिट होता है, ठीक है। उसको हम लोग परक्विजिट कहते हैं। तो ये सब परक्विजिट है, ठीक है। अब देखिए, और इन सब में तो बहुत कुछ नहीं पूछता है आपसे, ये पूछता है आपसे कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड। इसको आरपीएफ भी लिख सकता है वो शॉर्ट में, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक। तो ये एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पीएफ हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या? पीएफ, ठीक है। तो पीएफ का पैसा कुछ सपोज कर लीजिए 100 रुपया, अगर जो पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, तो आपका भी 100 रुपया कटता है, तो वो 100 रुपया देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग एम्प्लॉय का पैसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है? तो ये देखिए, एम्प्लॉयर का यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का पैसा लिखा जाता है और इंटरेस्ट इसी पे, पीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन इसमें कुछ छूट है, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ छूट है और इसमें भी कुछ छूट होता है। उसके बाद जो बाकी पैसा बचता है वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सबका टोटल जब कीजिएगा, जो था आपका बेसिक था, ठीक है, बेसिक, डीए, ये सब देखिए बताते एक बार फिर से। यहाँ पे इन सब का टोटल करते आइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी है आपका आपको इन सब का टोटल करते आना है, ठीक है। बेसिक, डीए, कमीशन, इन सब का टोटल कीजिएगा। उसके बाद ये सारा अलाउंसेस, उसके बाद आपका ये जो आएगा परक्विजिट आएगा, तो परक्विजिट का टोटल कीजिएगा तो ग्रोस सैलरी आ जाएगा। ग्रोस सैलरी आपसे पूछा जाए तो यहाँ तक आपका काम खत्म है, ठीक है। ग्रोस सैलरी टोटल कर देने के बाद आ जाएगा। लेकिन अगर जो आपसे पूछ देता है टैक्सेबल सैलरी या नेट सैलरी, नेट टैक्सेबल सैलरी, ठीक है, नेट टैक्सेबल सैलरी, तो आपको ये दो चीज माइनस करना होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन इसमें भी कुछ केस आता है, कब ये इंटरटेनमेंट अलाउंसेस माइनस होगा, कब प्रोफेशनल टैक्स माइनस होगा, ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये हर बार माइनस नहीं किया जाता है। चलिए अब हम लोग अलाउंसेस देखे थे, अब
उसी अलाउंसेस को जरा सा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे और अच्छी तरह से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अलाउंसेस को 3 भाग में यहाँ पे बांट सकते हैं हम लोग, उसके अलग अलग टैक्स या एग्जेम्पशन के हिसाब से, ठीक है। जनरल अलाउंसेस कुछ होता है, जैसे ये हाउस रेंट अलाउंसेस, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, टिफिन, मेडिकल, सर्वेंट और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद इन सब पे ये सब टैक्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे छूट मिल जाता है, वो अलग एक कंडीशन होता है। चलिए ये अलाउंसेस है, ये 7 से लेके ये 12 तक, ये जो भी अलाउंसेस है इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो डिडक्शन फ्रॉम विच डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये सब वो अलाउंसेस है, छूट मिल जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना का किया है उतना का छूट मिल जाएगा। मान लीजिए इनको अलाउंसेस मिलता है, ठीक है, मान लेते हैं डेली अलाउंसेस मिल रहा है इनको महीने का 1000 रुपया, लेकिन ये लोग 800 रुपया उसमें से खर्चा कर दिया। इम्प्लॉय जो है 800 का खर्चा कर दिया, तो 800 रुपये का छूट मिल जाएगा। अलाउंसेस तो मिल रहा था 1000 का, तो 1000 रुपया टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो खर्चा अगर जो इसमें 800 रुपये का कर दिया, ठीक है, तो 200 रुपया ही सिर्फ टैक्सेबल होगा। समझ में आया? अब देखिए एक केस और होता है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये सब दे दिया जाता है, हम आपका अभी वो चीज क्लियर कर देते हैं। हम क्या बोले, डेली अलाउंसेस मिल रहा है आपका 1000 रुपीज, ठीक है, आप मान लेते हैं खर्चा कर देते हैं 1200 रुपये का, ठीक है, तो यहाँ पे 200 माइनस में हो जाएगा, नहीं 200 माइनस में नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो घटाते हैं, घटाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिखेंगे नील, ठीक है। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको मिलेगा एग्जाम में देखने का इस तरह का, ठीक है। तो ये जो भी अलाउंसेस है यहाँ पे इनका दिया रहता है, कभी कभी एग्जाम में, कभी नहीं भी दिया रहेगा। अगर जो इसका एक्सपेंडिचर दे दिया है तो आप उतना घटा लीजिएगा, ठीक है। और चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कुछ अलाउंसेस यहाँ से है। इन अलाउंसेस में क्या होता है, कुछ अमाउंट होता है वो एग्जेम्पशन के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, तो इसमें आपको अगर जो 2000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो यहाँ पे रूल क्या है, आपको 100 रुपीज करके मैक्सिमम 2 बच्चों का और 12 मंथ के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इस तरह हॉस्टल का अलग है, ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, ये सब ट्रिब्यूनल, ये वाला इस एरिया का ट्रिब्यूनल एरिया, इन सब का एक अलग अलग एरिया है अमाउंट का, जो आप आगे सीखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हाउस रेंट अलाउंसेस का सीखेंगे, उसके बाद बाकी जो अलाउंसेस बच रहे हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंसेस कहाँ था, आप याद कीजिए एक बार, देखिए इसको अगर जो आप फॉर्मेट को लिखते हैं ना 1-2 बार, तो सारा फॉर्मेट याद हो जाएगा और आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएगा। देखिए ये सैलरी जब भी हम बनाते हैं तो बेसिक हो गया ये सब, ठीक है, ये यहाँ बेसिक। अब उसके बाद देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस, तो जब टोटल आपसे सम पूछेगा तो इसी का एक पार्ट है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हम लोग एक एक पार्ट को इन सबको क्लियर करेंगे, ठीक है, इन सबको एक एक को क्लियर करेंगे। उसके बाद आपसे जब भी ये पूरा सम पूछा जाएगा टैक्सेबल और सैलरी, तो सभी को एक ही में मर्ज कर हमको बनाना होता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं, ये सब आप देख चुके हैं। चलिए हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम लोग डायरेक्ट देखिए, पहले तो हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दिखाई देते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, लेकिन उसमें कुछ एग्जेम्पशन होता है। आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मान लेते हैं 4000 रुपया मिल गया, ठीक है, तो पूरा 4000 टैक्सेबल नहीं हो जाएगा, इसमें से कुछ छूट मिलता है। 3 तरह का आपको अमाउंट मिलेगा, इन तीनों में से जो कम होगा वो घट जाएगा। मान लेते इन तीनों, इसका ये तो 4000 है, जो एक्चुअल अमाउंट मिला है वही लिखते हैं। फिर अगला मान लेते हैं यहाँ पे आया 2000, यहाँ पे आया 1000, तो इन तीनों में कंपेयर होगा कि कौन कम है, तो 1000 कम है तो 1000 रुपया का यहाँ से छूट मिलेगा, बाकी 3000 रुपया ये टैक्सेबल हो जाएगा, हम लोग बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 50% ऑफ सैलरी है वो किस प्रकार से निकलेगा, बेसिक का और डीए का। हम बोले ना रिटायरमेंट बेनिफिट एक कुछ दिया रहता है परसेंटेज, तो डीए का सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, जब भी हम हाउस रेंट अलाउंसेस निकालेंगे तो उसमें वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद कमीशन रहता है फिक्स टर्नओवर पे, अगर जो दिया है तो वो लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते हैं इसके सम पे।
बोला है मोहित का, ठीक है, ये दे दिया है, सैलरी दे दिया है पर मंथ, डीए दे दिया है पर मंथ, 40% बोला है नॉट फ्रॉम ए रिटायर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब क्या हुआ, 60% तो है, 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, तो 40% होगा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट। और हाउस रेंट अलाउंसेस को शॉर्ट में HRA लिखा है, तो वो मिल रहा है पर मंथ 5,000 रुपया, रेंट पेड बाई SSC, ठीक है। और ये कोलकाता में रहता है, 4,000 इतना बोला है टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मेट आपको याद करना होगा, ठीक है। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस, उसके बाद जो मिला है हमें अमाउंट वही लिखेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, कितना मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंसेस 5,000 करके, 5,000 इंटू 12 महीने का, तो 60 और ये 3 जीरो, ठीक है, निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। अगर जो ये आपको सेक्शन याद हो जाता है तो लिखिएगा, वरना नहीं लिखिएगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग कंपल्सरी आपको लिखना है इन तीनों में से। तो पहला जो A नंबर हेडिंग है वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो मिला है वही वाला होता है, यहाँ पे जितना अलाउंसेस मिला है, ठीक है। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, बेसिक, DA जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और ये कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन कुछ नहीं है, तो बेसिक कितना है, बेसिक मिल रहा है इसको 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी का एक बार लिख लेते हैं, सैलरी कितना कितना इसके लिए आएगा, 5,000 करके 12 महीने का तो 60,000 हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ होगा 24,000, 24,000, और इसका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है 60%, 40% नहीं है, तो बाकी बचा 60% है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, ठीक है। तो इसका 60% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे दिया है नीचे में 14,400, ठीक है। और यहाँ पे कमीशन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नील है। तो ये आ गया आपका सैलरी, तो इसका 50%, 74,400 का 50% ये होगा आपका 37,200, ठीक है। अब रेंट पैड, देखिए रेंट पैड कितना कर रहा है एम्प्लॉय, 4,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने का हो गया 48,000, और उसमें से 10% ऑफ सैलरी, ये जो सैलरी निकाले हम लोग इसी का 10% यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे है ना मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन तीनों में जो कम है वही यहाँ पे हम लोग बाहर में दिखाएंगे। 60,000, 37 और ये 40, तो इन सब में 37 कम है, ठीक है। इन तीनों में कंपेयर करने पे तो वही लिखेंगे, और 60,000 से 37 माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आ गया ये 22,800, ठीक है। तो इतना आपका रिवीजन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग मिलते हैं।